चलो ये बताओ कि आज भी मतलब ब्लॉकचेन को लेकर कौन कौन से मिथ पे फंसे हुए हैं लोग ये समझते हैं कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वही ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन ही क्रिप्टो करेंसी है। एक सिक्के के दो पहलू समझ के बैठे हुए हैं लोग। तो ये इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम अगर है, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा फिर सबने? हमारी कम्युनिटी या हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है प्रॉपरली, या आपने डायरेक्टली वही पैसा यहाँ से भेज दिया तो अब उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है। तो जब ट्रैकिंग नहीं है तो यहाँ से किसी गलत काम कमाया हुआ पैसा भी बाहर भेजा जा सकता है। तो अमन जी क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कोई डेटा अगर क्लाउड पे रख दिया और यहाँ ब्लॉकचेन में रख दिया तो क्या फर्क पड़ता है? किसी केस में क्लाउड अगर हमारा बंद हो गया, ठीक है, तो वो हमारा पूरा डाटा गायब होने के या खत्म होने का हमारे पास डर है। तो सपोज करिए कि अगर आपकी कॉपी डिलीट हो जाती है तो 4 लोग के पास कॉपी है तो फिर से रिस्टार्ट हो सकती है। अभी क्लाउड फेयर का आउटरीच हुआ था, ठीक है, तो क्लाउड फेयर के आउटरीच से क्या हुआ था, बहुत सारे सिस्टम्स बंद हो गए थे। अब ब्लॉकचेन में ये चीज क्या कहते हैं, हम बच जाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं ब्लॉकचेन में अगर एक सिस्टम बंद हो गया तो हमारे पास दूसरी कॉपी हम दूसरे से फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं और वहीं से डेटा फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। देखिए ब्लॉकचेन जो मेनली डिस्ट्रप्शन करेगी, मेनली अभी रियल एस्टेट पे करेगी। क्यों करेगी भी बता रहा हूँ। अमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सर। कैसे अमन जी आप? बढ़िया सर, कैसी लाइफ चल रही है? बहुत अच्छी। डेवलपर हो आप? हाँ, सीटीओ हूँ मैं और फाउंडर भी। सीटीओ तो बहुत कम बोलते हैं, फिर आप पॉडकास्ट में आए। ऐसे ही बस थोड़ा सा आपसे एक मुलाकात करनी थी और जान पहचान वाली थी, बस आ गया इसी अरे क्या बात है सर। अमन जी आपने कंपनी बनाई है नेट कैप्स करके। नेट कैप्स क्या करती है अमन जी, और किन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? नेटकेप बेसिकली ब्लॉकचेन और एआई पे काम करती है और ये बेसिकली इंटरप्राइजेस के जो सोल्यूशन है डाटा से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड और ऑटोमेशन से रिलेटेड, उनको एआई के थ्रू और ब्लॉकचेन के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूटर लेजर के थ्रू सॉर्ट आउट करती है। तो ये तो बड़े बड़े वर्ड हो गए, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओ ना, कौन सी कंपनी का एग्जांपल लेके कि ये कंपनी के लिए हमने ये काम किया है। अभी जैसे कि हमने कई कंपनियों के लिए काम किया हुआ था, जिसमें से हाइपरलिंक है। और अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में, इस सेक्शन में हम बात करें तो हमने एजुकेशन सेक्टर में एमआईटी कॉलेज है, जो एक एनआईटी का कॉलेज है, उसके लिए एजुकेशन का सॉफ्टवेयर बनाया, जहाँ पे हमने वहाँ का जो भी एजुकेशन सिस्टम था और लाइब्रेरीज के बुक्स थे, उनको सारे बुक्स को हमने ब्लॉकचेन में डेटा को रिकॉर्ड किया और वो सारे के सारे डेटा ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होने की वजह से अनंत काल के लिए सेफ हो गए हैं कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स आता है तो उस डेटा पे कभी कोई टीचर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, कभी छेड़खानी नहीं कर सकता। जो पुराना डेटा था उस पे नया स्टूडेंट भी आता है तो रीड आउट कर सकता है या पुराने डेटा पे भी पढ़ सकता है, प्लस नए बुक्स हैं तो डायरेक्टली अपने घर से भी वो एक्सेस कर सकता है ब्लॉकचेन से, विदाउट किसी छेड़खानी के या पुराने डेटा को क्या कहते हैं मिसमैच किए हुए भी हम पुराने डेटा को उस पर एक्सेस कर सकते हैं उस सिस्टम के द्वारा जो ब्लॉकचेन में हमने बनाया हुआ है। तो अमन जी क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कोई डेटा अगर क्लाउड पे रख दिया हाँ, और यहाँ ब्लॉकचेन में रख दिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्लाउड में है, क्लाउड अगर मान लीजिए कि किसी केस में क्लाउड अगर हमारा बंद हो गया, ठीक है, तो वो हमारा पूरा डाटा गायब होने के या खत्म होने का हमारे पास डर है। जबकि ब्लॉकचेन में क्या है कि ब्लॉकचेन की एक कॉपी आपके पास भी हो सकती है, मेरे पास भी हो सकती है और किसी एक और के पास भी हो सकती है, ठीक है, हर कोई एक कॉपी अपने पास रख सकता है। तो सपोज करिए कि अगर आपकी कॉपी डिलीट हो जाती है तो 4 लोग के पास कॉपी है तो फिर से रिस्टार्ट हो सकती है, वो सारा डेटा फिर से रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्लाउड में अगर क्लाउड करप्ट हो गया, जैसे सपोज करिए अभी क्लाउड फेयर का आउटरीच हुआ था, ठीक है, तो क्लाउड फेयर के आउटरीच से क्या हुआ था, बहुत सारे सिस्टम्स बंद हो गए थे, ठीक है, तो क्योंकि डिपेंडेंसी उनकी क्लाउड फेयर पे हो रखी हुई है। तो अब ब्लॉकचेन में ये चीज़ क्या कहते हैं, हम बच जाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं ब्लॉकचेन में अगर एक सिस्टम बंद हो गया तो हमारे पास दूसरी कॉपी हम दूसरे से फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं और वहीं से डेटा फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम पे। मान लो कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसने कीप ही नहीं करा, मतलब उसको किसी ने रखा ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है? अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करते हैं मल्टीपल नोड सेट करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई है भी नहीं कि मैं कोई ये नहीं ऑनरशिप नहीं लेता कि मैं इस डाटा को इस रिकॉर्ड रखूंगा, उस केस में भी हम 3 से 4 नोड सेटअप करके रखते हैं कि मान लीजिए कि एक नोड बंद हो गया या एक सिस्टम बंद हो गया, हमारे पास 3 नोड रहेंगे जो 3 नोड उस सिस्टम को चलाते तो रहेंगे। ये नोट्स सब पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता कोई भी, है? और ये ओपन सोर्स भी रहता है कि सपोज करिए कि अगर मान लीजिए बंद हो जाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं मान लीजिए 4 के 4 नोड बंद हो गए तो हमारे पास ओपन सोर्स वो डेटा पड़ा हुआ है, हम फिर से क्या कहते हैं नए नोड पे डाल के फिर से स्टार्ट कर सकते पर हैं। ये कहीं तो सेव होता होगा ना, उसके लिए हार्ड डिस्क तो चाहिए होती है, राइट? बिना हार्ड हार्ड डिस्क डिस्क के तो सेव नहीं होगा। हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। तो कहाँ कहीं तो सेव होता होगा ये, अगर उनका करप्ट हो गया उनका भी करप्ट हो गया तो हमारे पास ओपन सोर्स फिर भी कॉपी पड़ी हुई है ना। मान लीजिए कि सबका, अगर ये इनलेस, हम यहाँ पे इनलेस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि सबका एक क्रैश हो जाए, तभी हमारे पास ओपन सोर्स डेटा पड़ा हुआ है, हमारे पास ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड पूरा पड़ा हुआ है कि ये इतने टाइम का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ओपन सोर्स में, हम फिर से उसको डिप्लॉय करके स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये तो अगर मतलब इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं? हाँ, प्राइवेट भी कर सकते हैं।
तो फिर फायदा क्या है? मतलब अगर प्राइवेट कर दिया तो, अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो दूसरा आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखिए, दो तरह के ब्लॉकचेन होते हैं, एक परमिशनलेस होते हैं, एक पब्लिक होते हैं। जैसे कि आप जो क्रिप्टो करेंसीज के ब्लॉकचेन देखते हैं, चाहे इथेरियम के हो गए, चाहे डॉज के हो गए, चाहे बिटकॉइन हो गए, ये सब एक पब्लिक लेजर्स हैं जिनके ओपन सोर्स मार्केट में पड़े रहते हैं और मार्केट में यूज होते हैं। कोई भी उनको डिप्लॉय करके अपना नया ब्लॉकचेन बना सकता है या उनको यूज कर सकता है। और दूसरा होता है परमिशन ब्लॉकचेन होते हैं जो इंटरप्राइजेस यूज करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सपोज करिए कि आपको या मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में बनाना है तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अटेंडेंस का डेटा है वो कोई दूसरा शख्स उसको एक्सेस ना कर सके। तो क्या करेंगे कि हम सारे के सारे डेटा को अपने ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड करेंगे और कोई भी चाहे हमारा एचआर मैनेजमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हो, हम ये चाहेंगे कि उस पर कोई किसी की टाइमिंग या फिर क्या कहते हैं इन की टाइमिंग या आउट की टाइमिंग चेकआउट कर रहा है तो उसको मतलब छेड़खानी ना कर सके या उसको हटा के बदल ना कर सके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने डेटा को पूरा ब्लॉकचेन पे ले जाएंगे और उसको ब्लॉकचेन में सारा का सारा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास एक फेयर अटेंडेंस सिस्टम रहेगा और उसको हम हमेशा अपने पास रखे रहेंगे, ठीक है, बिना किसी डर के कि कोई उसके साथ छेड़खानी कर सकता है। अब परमिशन ब्लॉकचेन है तो उसके एक एक्सेस इंटरप्राइजेस क्या करती है, अलग अलग जगह पे रख लीजिए। मान लीजिए एक उसको क्या कहते हैं अपने सर्वर पे रख लिया, एक किसी क्या कहते हैं क्लाउड सर्वर पे रख लिया। क्लाउड सर्वर यानी कि मान लीजिए कि AWS हो गया या फिर गूगल क्लाउड हो गया या फिर डिजिटल ओशन हो गया, इस तरह के एज्यूर हो गया, कोई भी हम क्लाउड सिस्टम यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम रख सकते हैं। तो मल्टीपल अगर हमने डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है तो डिस्ट्रीब्यूटेड करने से क्या होगा कि एक जगह अगर हमारे पास लॉस है तो हमारे पास दूसरी जगह पे उसका बैकअप पड़ा हुआ है। चलो ये बताओ कि आज भी मतलब ब्लॉकचेन को लेकर कौन कौन से मिथ पे फंसे हुए हैं लोग? जो मेजर मिथ है वो तो है कि ब्लॉकचेन ही क्रिप्टो करेंसी है। लोग ये समझते हैं कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वही ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन ही क्रिप्टो करेंसी है। एक सिक्के के दो पहलू समझ के बैठे हुए हैं लोग। जबकि अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन अलग चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी उस पर चलने वाली एक एसेट्स है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे लेजर को मेनली ब्लॉकचेन बनाया इसलिए गया था कि जो लेजर हो लेजर को इम्यूट किया जा सके क्योंकि उसमें कोई छेड़खानी ना कर सके और डेटा को ट्रांसपेरेंट किया जा सके और साथ में उसको ये किया जा सके कि ट्रस्ट बनाया जा सके कि कोई भी मिडिल मैन नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे बैंक में आज के टाइम में अगर हम बैंक में बात करें तो बैंक में अगर मान लीजिए मुझे आपको 10 रुपये UPI करना है तो 10 रुपये UPI करने के लिए मुझे अपने बैंक में 10 रुपये रखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैं फंड ट्रांसफर करूंगा, फिर वो बैंक में जाएगा, फिर आपके बैंक से आपके बैंक में वो पैसा ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि मुझे किसी बैंक में पैसे रखने के लिए या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पैसे रखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना खुद का कस्टोडियन वॉलेट है और मैं अपना फंड अपने पास रख सकता हूँ। जैसे हाँ, अपने पास रख सकता हूँ और मुझे आपको ट्रांसफर करना है तो मैं डायरेक्टली आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। उसके लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए किसी मिडिल मैन या बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ब्लॉकचेन इसीलिए बना था एक्चुअली। ब्लॉकचेन बेसिकली इसलिए नहीं बना हुआ था। ब्लॉकचेन बना हुआ था, मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा था, क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। ब्लॉकचेन मेनली इसलिए बना हुआ था कि जो हमने आपको ट्रांजेक्शन किया उस डाटा का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखा जा सके और उस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड में मान सपोज करिए कि मैंने आपको 10 रुपये ट्रांसफर किया था, ठीक है, और आपने वो 10 रुपये में से 5 रुपये किसी और को ट्रांसफर किया। तो अब उसमें से मान लीजिए कि किसी ने छेड़खानी कर दी कि मैंने आपको 10 रुपये नहीं 9 रुपये छेड़खानी की, क्योंकि वो बैंक के पास पावर है, बैंक छेड़खानी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ब्लॉकचेन की बात होती है तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि अगर मैंने एक बार ये कर दिया कि आपको 10 रुपये ट्रांसफर कर दिया तो वो अनंत काल के लिए उसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि क्या कहते हैं अब इस डाटा को कोई छेड़ नहीं सकता। अगर छेड़ दिया, अगर मान लीजिए कि 10 की जगह वहाँ पे 9 कर दिया तो क्या होगा कि ब्लॉकचेन फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा और ब्लॉकचेन रिस्टार्ट हो जाएगा तो सारे ट्रांजेक्शन वहाँ पे फिर से गायब हो जाएंगे। तो मैंने आपको ट्रांजेक्शन किया हुआ था या पूरा सिस्टम था वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए ब्लॉकचेन को इसलिए बनाया गया हुआ था क्योंकि जो लेजर है लेजर को ट्रांसपेरेंट रखा जा सके, डाटा को पूरा इम्यूटेबल रखा जा सके, उसमें कोई छेड़खानी ना किया जा सके और एक ट्रस्टलेस सिस्टम बनाया जा सके जहाँ पे किसी भी मिडिल मैन की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए कि आपको यहाँ से पैसा दुबई ट्रांसफ़र करना है तो अभी आपको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है तो आप जाके वहाँ का या तो वायर ट्रांसफ़र यूज़ करोगे या क्या कहते हैं डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने के लिए आप फेमा के रेगुलेशन के थ्रू जाएंगे। सारी चीज़ें आपको बैंकिंग को बोलना पड़ेगा, बैंक को अपने बोलना पड़ेगा वहाँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर, बहुत सारे वहाँ पे रेगुलेशंस आ जाते हैं और कंप्लेंट्स आ जाते हैं। जबकि आपको क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्टली आपको दुबई में अगर मान लीजिए पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको बस उनका वॉलेट एड्रेस लेना है और यहाँ पर उनका वॉलेट एड्रेस डाल के डायरेक्टली ट्रांसफर कर देना है, वहाँ पर कोई भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम अगर है, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा फिर सबने? गवर्नमेंट ने इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि रेगुलेशन की कमी है और जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है प्रॉपरली। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, रेगुलेशन के लिए काम करना चाहिए। सपोज करिए गवर्नमेंट को बैंक में यहाँ पे नुकसान भी होता है। नुकसान ऐसे होता है कि अब मान लीजिए कि मैं डायरेक्टली यहाँ से पैसा दुबई या आपने डायरेक्टली दुबई पैसा यहाँ से भेज दिया तो अब उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है। तो जब ट्रैकिंग नहीं है तो यहाँ से किसी गलत काम कमाया हुआ पैसा भी बाहर भेजा जा सकता है और अगर गलत काम से पैसा
कमाया हुआ बाहर भेजा जा सकता है, तो गवर्नमेंट को वहाँ पे गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं ट्रैक नहीं कर पाएगी, और ट्रैक नहीं कर पाए तो उनको इस बात की दिक्कत होगी कि यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी उस पर पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर पा रही है, और उनके पास इस चीज़ के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, या कोई गाइडलाइन बना नहीं पा रहे हैं, या कैसे ट्रैक करें इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं बना पा रहे। तो हमारे पास सोल्यूशन है उसके लिए कि क्या कहते हैं जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें KYC और ML और FIU के साथ उन्होंने FIU इंडिया है, FIU इंडिया इस पर रेगुलेट कर भी रही है धीरे धीरे कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो KYC ML के थ्रू ही जाए ट्रांजेक्शन, या जो भी आपने क्रिप्टो करेंसी पहले कहीं से खरीदा हुआ है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेवल रूल और ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग कर रही है सारे लोगों की कि कहाँ से खरीदा और कहाँ भेजा गया। तो जिससे क्या होगा धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको, आप ये भी देखोगे तो गवर्नमेंट ने इसको बैन भी नहीं किया हुआ ना, अगर इसको ये हम बोलें कि क्या कहते हैं अगर इसको मतलब कि रेगुलेट नहीं किया तो बैन भी नहीं किया हुआ। तो गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे इसको टेस्ट कर रही है, टेस्ट करने के बाद अब इसको क्या करेगी कि रेगुलेट करेगी कि हाँ ठीक है, उनको समझ में आएगा कि हाँ अब इसको हमने कंप्लायंस कर लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तब उसको रेगुलेट करने चालू करेगी। अमन जी, पहले तो ऐसा मतलब कुछ टाइम पहले था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, मतलब बहुत हवा, नाम बहुत फैल रहा था, और अभी एकदम बिल्कुल बंद हो गया है कि अभी कोई ब्लॉकचेन की बात नहीं करता, क्रिप्टो करेंसी की कम बात करते लोग। तो एक फेज़ आया था, अभी भी एक फेज़ चल रहा है। तो ब्लॉकचेन वास्तव में किस जगह पर डिस्ट्रप्शन करेगी आने वाले टाइम पे? देखिए ब्लॉकचेन जो मेनली डिस्ट्रप्शन करेगी, मेनली अभी रियल एस्टेट पे करेगी। क्यों करेगी भी बताना। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है, उनको प्रॉपर्टीज़ को लोग टोकनाइजेशन करने के फॉर्म में विचार कर रहे हैं कि उसको कैसे टोकनाइज करके क्योंकि आज के टाइम पे रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिक्विडिटी है कि लिक्विडिटी प्रॉपर्टीज़ तो हैं बट उनको कैसे बेचा जाए, कैसे सेल किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को सेल करने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। साथ में जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनको भी ये दिक्कत आती है कि क्या कहते हैं कि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट, अगर मान लीजिए कि हर कोई तो 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में लगा नहीं सकता, किसी के पास मान लीजिए 50,000 है, किसी के पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब वो उसके पास ये है कि वो प्रॉपर्टी में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कैसे करे। तो यहाँ पे रियल एस्टेट टोकनाइजेशन जो है वो बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी है उसको पर स्क्वायर फीट में, या फिर हम क्या कहते हैं जैसे भी करके टोकनाइजेशन कर दे, तो कोई भी एक आम साधारण भी व्यक्ति होगा तो उसमें भी 50,000 डाल के वो रियल एस्टेट में एटलीस्ट इन्वेस्टर बन सकता है, या इन्वेस्टमेंट करके रियल एस्टेट के थ्रू प्रॉफिट कमा सकता है। फ्लैट में तो नहीं होगा पर ये, कैसे फ्लैट सिस्टम में तो नहीं होगा? नहीं, फ्लैट में भी होगा। फ्लैट में ऐसे चलेगा, फ्लैट में रेंटल सिस्टम चलेगा, कॉमर्शियल है तो रेंटल चलेगा। यहाँ पे एक SPV मॉडल चलता है। और जैसे मान लीजिए कि किसी ने फ्लैट का टोकनाइजेशन हुआ और फ्लैट में मान लीजिए 4 लोगों ने क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया, फ्लैट ने किया। अब फ्लैट में क्या होगा कि सपोज करिए कि कोई आया रेंट में लेने के लिए, रेंट में उसको दे दिया गया और रेंट 50,000 रुपये मान लीजिए मंथली रेंट आ रहा है। तो अब 4 इन्वेस्टर हैं, तो वो 4 इन्वेस्टर के पास अलग अलग परसेंटेज में टोकनाइजेशन होगा। मान लीजिए किसी के पास 25% होगा, किसी के पास 10% होगा, किसी के पास 35% होगा। तो उस 50,000 में जो भी उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट कटिंग आ रही है, मतलब कि जो भी रेंट में रह रहे हैं और साथ में उसका क्या कहते हैं हर खर्चा आ रहा है क्योर करने का। अमन जी बताओ कि आपको वास्तव में लगता है क्या इंडिया आज की तारीख में 2026 में ब्लॉकचेन एडॉप्शन के लिए पूरी तरह रेडी है? अगर नहीं है तो कितने सालों में रेडी हो जाएगा? अभी मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन के लिए पूरी तरह से तो रेडी नहीं है, क्योंकि जो ब्लॉकचेन अगर देखा जाए तो लगभग 30% के आसपास जो इंडियंस हैं वो ब्लॉकचेन के बारे में अवेयर है, और वो ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर है, ब्लॉकचेन के बारे में अवेयर नहीं है। ब्लॉकचेन में अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो उसको अवेयर करना पड़ेगा। और लगभग मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 साल का टाइम लगेगा अगर प्रॉपर एजुकेट किया गया और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आ गए, जिसमें रेगुलेशन आने की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप खड़े होंगे। स्टार्टअप अगर खड़े होंगे तो लोग टेक्नोलॉजी को समझेंगे, और टेक्नोलॉजी को समझेंगे तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और अपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करेंगे, और उसमें वो खुद भी कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या सर्विसेज लॉन्च करेंगे। करेक्ट। तो मतलब आपको भी तो अभी परेशानी आती होगी कोई कंपनी को ऑनबोर्ड करने में, कोई क्लाइंट को समझाने में कि हम आपका टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो इंडियन कस्टमर है, बाहर के कस्टमर है आपके पास? हमारे पास 60% बाहर के कस्टमर रहते हैं, 40% हमारे पास इंडिया के कस्टमर रहते हैं। तो दिक्कत तो आती है, तो उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ब्लॉकचेन की मेजर कॉम्प्लेक्सिटी पे उनको नहीं जाते कि बैकएंड में क्या कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चल रही है, उसको बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में उनको समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बस उनको एक पाथ समझाते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे काम कर रही है और ये आपको ऐसा रिजल्ट देगा। तो मेनली हम सिंपल फ्रंट एंड या UI के माध्यम से उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो करवाना चाह रहे हैं या आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका लास्ट आउटपुट या लास्ट रिजल्ट ये आने वाला है। तो उससे क्या होगा कि उनको क्या कहते हैं समझने में आसानी होगी कि हाँ जो मैं सिस्टम चाह रहा था वो ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट होके मुझे ऐसा रिजल्ट दे रहा है। तो वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हाँ ठीक है चीज़ें चल रही है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे अब उनको
प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज होता है, फिर हमसे क्वेरी करते रहते हैं और क्वेरी करते रहते हैं, फिर हमको बताते रहते हैं। तो धीरे धीरे करके इसी तरह बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो एजुकेट भी हुए हैं और वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हुए हैं। तो अब जैसे एआई का चलन बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है, तो एआई और ब्लॉकचेन आपस में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए बहुत, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। एआई का क्या है कि एआई डाटा एनालाइजर की तरह और ये कहिए कि परफॉर्मेंस पैरामीटर की तरह काम कर रहा है इस टाइम, ठीक है। और चूंकि ये बहुत अच्छा डाटा एनालाइजर है और ब्लॉकचेन डाटा को सिक्योर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ब्लॉकचेन डाटा को सिक्योर करने का एक बेस्ट ऑप्शन है और एआई जो है वो डाटा को एनालाइज करने का बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो एक हम सिक्योर और ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार कर सकते हैं जो हर इंडस्ट्री में, चाहे आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो या गवर्नेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो या वोटिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो या वोटिंग जो हो रही है हमारे पास, हमारा लोकतंत्र चल ही रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए हमारी वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो वोटिंग में क्या होता है कि आप देखोगे कि अभी करंट में न्यूज़ में चल भी रहा था कि बहुत सारे क्या कहते हैं फेक वोटर्स आ गए और इसी की वजह से अभी करंट में एसआईआर भी चल रहा है। तो अगर हम ब्लॉकचेन में इस चीज़ को, डेटा को ले आते हैं कि पूरा को ओटी सिस्टम ब्लॉकचेन में हो जाए तो ये चीज़ हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि किसने किसको वोट दिया है और कितना वोट किसको पड़ा हुआ है, कहाँ से कितना वोट पड़ा हुआ है। तो ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ सकता है ये आ ब्लॉकचेन के सकता है, थ्रू? ये आ सकता है। नहीं और तो गवर्नमेंट को बात पता पड़नी चाहिए, तो पता तो बिल्कुल पता होगी। पड़ेगा और गवर्नमेंट हो सकता है कि तैयारी भी कर रही हो इस चीज़ के लिए इन फ्यूचर, उनकी भी कुछ प्लानिंग होगी, जरूर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रही है। एसबीआई भी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही है बहुत अच्छे से। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस चीज़ को आज नहीं, 2-4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल में जरूर इस चीज़ को लाएगी या किसी असेंबली में टेस्ट करेगी या किसी संसदीय चुनाव में टेस्ट करेगी, 100% टेस्ट करेगी। चलो एक सिनारियो लेते हैं यहाँ पे। अमन जी, मान लो कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पॉडकास्ट की रॉ फाइलें हो जाती है और भर भर के जीबी में डेटा हो जाता है, टीबी में चला जाता है डेटा, बहुत सारा रॉ फाइल होती है, बाद में काम नहीं आती, पर वो एक बार पॉडकास्ट अपलोड हो गया फिर वो चला गया, पर उस पर रखना पड़ता है कि भैया कि हमारे पास डेटा है। अब वो सारा डेटा मैं मान लो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी बनाऊँ और सारा डेटा अपलोड करूँ फुल, तो पैसे में तो मेरी बात लग जाएगी। देखिए ब्लॉकचेन डेटा रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन कोई ऐसा ड्राइव नहीं है जिसमें डाटा सेव किया जाता है, ठीक है, कि आपके पास 1 टीबी या 10 टीबी पड़ा हुआ डेटा आप उसने उठा के ब्लॉकचेन में डाल दिया है, कोई ड्राइव नहीं, गूगल ड्राइव की तरह। ब्लॉकचेन में मेनली क्या होता है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, मान लीजिए आपके पास डेटा है, ठीक है, आपके पास ये डेटा था और ये डेटा मान लीजिए कि आपने मुझे दिया या फिर आपने किसी और को दिया, ये डेटा को ट्रांसफर किया, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, कि उस चीज़ को साइन इन करने के लिए, ये चीज़ को प्रूफ करता है कि आपने डेटा किसी दूसरे शख्स को या मुझे दिया हुआ था, इस चीज़ को प्रूफ करता है ब्लॉकचेन। वो साइन इन और वो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ये टेक्नोलॉजी ना कि आपको पूरा डेटा को रिकॉर्ड करके वहाँ पे डालेंगे। अगर पूरा डेटा 1 टीबी का डेटा उठाने लगेंगे तो ब्लॉकचेन का यहाँ पे मिसयूज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ब्लॉकचेन का। चलो इस पॉडकास्ट में और ब्लॉकचेन को आप एक सिंप्लीफाइड वर्जन कैसे दे सकते हो, कि और सिंप्लीफाइड कैसे एक बच्चे को समझाना हो, 10 साल के बच्चे को ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी, क्या बताओगे आप उसको? ब्लॉकचेन को अगर मुझे अपने किसी बच्चे को भी समझाना हो, तो अगर उस मान लीजिए मुझे 10 साल के बच्चे को समझाना हो जो एक स्कूल जाता है, ठीक है, और वो डेली के सुबह उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, और क्या कहते हैं, स्कूल जाने के बाद फिर वो घर लौट रहा है, साथ बीच में लंच कर रहा होगा, फिर स्पोर्ट इवेंट्स में जाना होगा। तो अगर मैं उसको समझाऊँ तो बेटा तुम्हारा जो ये सारा काम हो रहा है, आप जो ये रूटीन फॉलो कर रहे हो, अगर इस रूटीन को आपको फॉलो कर रहे हो और इसको हमें क्या कहते हैं वेरीफाई करना है कि आपने स्कूल गए हुए थे कि नहीं गए हुए थे, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। आपको क्या कहते हैं स्कूल गए हुए थे उसका एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हम अपने ब्लॉकचेन में सेव करेंगे, या उसका एक क्या कहते हैं हम आइडेंटिटी सेव करेंगे अपने ब्लॉकचेन में कि आपने गए हुए थे, जैसे ही आपने कॉलेज पहुंचेंगे वहां से हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो जिससे वेरीफाई हो पाएगा कि आपने कॉलेज गए हुए थे नहीं, या आप अपने क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में गए हुए थे कि नहीं, या आपने खाना खाया कि नहीं। इस सिंपल वे में मैं समझा सकता हूँ अगर बच्चे को समझाना हो तो। परफेक्ट। तो अब आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स को ब्लॉकचेन पे कौन से ट्रेंड पे नजर रखनी चाहिए? ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन पे और रियल वर्ल्ड एसेट्स पे हमें नज़र रखना चाहिए कि कैसे कैसे रियल वर्ल्ड में जो एसेट्स हैं उनको कैसे टोकनाइजेशन करके वहाँ पे क्या कहते हैं नए स्टार्टअप खड़े किया जा सकता है, और क्या कहते हैं कैसे अपॉर्चुनिटी पैदा किया जा सकता है। इस पे मेनली नज़र रखना चाहिए, रियल वर्ल्ड एसेट्स पे। मतलब स्टार्टअप को बिना ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना है, तो ब्लॉकचेन को कैसे लेवरेज कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो ओपन सोर्स हो रखे हैं। ब्लॉकचेन की यही सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है ओपन सोर्स हो रखी है, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ओपन सोर्स उठाना है और एक सिंपल सा स्मॉल MVP प्रोजेक्ट बनाना है, जिसको आप अपने इन्वेस्टर को पिच कर सको कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ, ये रियल वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा है, और वहाँ से आप क्या कहते हैं फंडिंग गेन कर सकते हैं। आपको सिंपली MVP एक प्रोजेक्ट बनाना। किसी ने ब्लॉकचेन सीखा तो कितना पैसा कमाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए अगर हमारे पास बात करें तो अभी हमारे पास जो काम कर रहे हैं डेवलपर्स काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में काम कर रहे हैं,
तो जो हम मैक्स सैलरी पे कर रहे हैं वो लगभग 50 लाख पर एनम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक और जो ब्लॉकचेन को बेसिक जा रही है वो 1 लाख 1.25 लाख रुपए मंथली उनको पे होता ही होता है। तो अब अगर आप बेसिक भी हैं जिनको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन का, वो 1 से 1.25 लाख रुपए मंथली क्या कहते हैं अर्न कर सकते हैं। अगर उनको और ज़्यादा भी क्या कहते हैं स्किल्ड हो जाए, 5 साल 6 साल अपना वहाँ पे टाइम देते हैं ब्लॉकचेन को और सीखते हैं, तो वो यहाँ पे करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं एज ए सैलरी। और कोई बिजनेस बनाए तो और वो अर्न कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे और आप लोग कर कर रहे भी रहे हैं। हाँ, और लोग कर भी रहे हैं। अभी जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था एवरराइज करके, आपने सुना होगा, हैमस्टर कॉम्बैक का नाम सुना होगा। तो उसमें एक मिलियंस ऑफ यूजर्स थे, उसमें एनएफटी यूज हो रही थी, एवरराइज के यूज हो रही थी, एवर स्किल की यूज हो रही थी। तो वो पूरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम हमारा बनाया हुआ है और वो काफ़ी बड़ा सिस्टम है और उसका मिलियंस ऑफ यूजर्स है उसके, और क्या कहते हैं उसने $1 बिलियन रेज भी किया हुआ था। प्रोजेक्ट कैसे लाते हो इतने बड़े बड़े? क्लाइंट चूंकि हमारा मार्केट में ऑलरेडी नाम है और नेटकैप को पहले से लोग जाते धीरे धीरे काम करते करते, और हमने अच्छा काम करके दिया लोगों को, तो क्लाइंट से क्लाइंट बनते हैं, ऐसे नाम होता है। तो धीरे धीरे करके किसी ने रेफरेंस किया होगा, इधर से रेफरेंस होता है, हर जगह से रेफरेंस, प्लस हमारी मार्केटिंग भी चलती रहती है। तो वहाँ से हमारे पास क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट आने के बाद फिर वो हमसे कुछ पहले से हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है वो देखना चाहते हैं, तो हम उनको प्रोजेक्ट दिखाते हैं। प्लस वो हमारा क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी ओवरव्यू लेना चाहते हैं, जिसमें हम उनको अच्छा से गाइड करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए करेंगे। तो इस तरह से करके कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो हमसे सेटिस्फाइड होते हैं और हम हमारे साथ काम करते हैं, और हमारे जो क्लाइंट है वो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं सारे। तो किसी को अगर मान लो आईटी कंपनी स्टार्ट करनी हो ब्लॉकचेन में, और पहले कोई ऐसा एंटरप्राइज बनाना हो, तो वो कंपनी कैसे स्टार्ट कर पाएगा? कुछ नहीं, उसको बस धीरे धीरे ब्लॉकचेन को सीखना पड़ेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीखनी पड़ेगी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिप्लॉय करना है, उसको सीखना पड़ेगा। फिर अगर उसको क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन करना है, तो टोकन के थ्रू अगर मोनेटाइजेशन करना है तो टोकन वगैरह समझना पड़ेगा कि टोकन के थ्रू हम कैसे उस पर रेवेन्यू जनरेशन मॉडल खड़ा कर सकते हैं। प्लस ये मैं एक प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूँ, और अगर क्या कहते हैं फिर उसको क्या कहते हैं मार्केट में लेके जाना है और धीरे धीरे क्या कहते हैं ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने प्रोजेक्ट को लेके, और वहाँ से अपने प्रोडक्ट की क्या खासियत है, कैसे ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है या आपके कैसे फ़ायदेमंद के लिए, ये बताना है लोगों को, ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके और लोग आपके प्रोडक्ट को समझ सके और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। मैंने एक चीज़ और सुनी थी, जैसे आईटी कंपनी बना तो लेते हैं और फिर क्लाइंट भी आ जाते हैं, 2-5 क्लाइंट आ भी गए और अच्छे क्लाइंट उन्होंने पे कर दिया, बट अचानक से वो क्लाइंट का मैनेजमेंट चेंज होता है और वो क्लाइंट छोड़ देता है, और फिर जो आईटी कंपनी होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। देखिए, हम बेसिक तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि आप जब बिगनिंग स्टेज में होते हैं आईटी कंपनी की, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे 4 साल बाद, 5 साल बाद या 9 साल बाद, 10 साल बाद मुझे अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो आप, तो अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको छोटी छोटी स्टार्टिंग की छोटी मोटी प्रॉब्लम से आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं लेना है, या फिर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपको ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद कर देनी है। आपको लगे रहना है, दूसरे एफर्ट करने, तीसरे एफर्ट करने, आपको लगे रहना है, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। बिजनेस तो बढ़िया कर रहे हो आप, तो क्या लर्निंग है बिजनेस की आपकी जो आप इस फाउंडर्स टीम में दे सकते हो आज? मैं यही कहूँगा कि आप टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अडॉप्ट करिए, और अपने स्किल्स को, मेनली स्किल्स को, आप अपने स्किल को कितना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, और मार्केट ट्रेंड के साथ चलिए। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप पुरानी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी को लेके बैठे रहे, नई टेक्नोलॉजी को पकड़ें, क्योंकि आज के टाइम में ऑटोमेशन का टाइम आ गया। तो ऑटोमेशन के टाइम में क्या होता है कि जो काम 10 लोग कर रहे हो, काम 2 ही लोग कर देते हैं। तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये आप उस चीज़ में रिजिड नहीं रह सकते, नहीं वो एआई या फिर ऑटोमेशन हमसे बेटर काम नहीं कर सकता, आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मेरा यही सलाह है कि आप करंट और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहिए। कोई रिग्रेट रहा आपको आज तक कंपनी बनाते समय? नहीं, अभी तक तो कोई रिग्रेट नहीं रहा। और अभी कितने लोगों की टीम हो गई है, और अभी हमारे पास तीनों जगह मिला के लगभग 450 के ऊपर ही लोग हैं काम करते हैं। 450 इंजीनियर्स, मतलब उसमें मार्केटिंग भी है, डेवलपर्स भी है, सारे लोग मिला के। आप अकेले फाउंडर उसमें? हाँ, नहीं, मैं हूँ और मेरा साथ में हमने चालू किया था। मेरा स्कूल फ्रेंड, मैं और मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, वो दूसरी जगह पे था, मैं गुड़गांव में ही था। गुड़गांव से फिर मैं जॉब करता था गुड़गांव में, तो वहाँ से ड्रॉप करके मैं गया हुआ था, और वो फिर मेरे को मिला, वो MBA कर रहा था। तो हम दोनों मिले, फिर हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने में स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई। फिर मेरा एक कॉलेज फ्रेंड भी साथ में ज्वाइन हुआ, वाहिद खान नाम है, नमन सिंह नाम है, स्कूल फ्रेंड का नाम नमन सिंह है और कॉलेज फ्रेंड का नाम वाहिद खान है। तो हम तीनों मिलके क्या कहते हैं अच्छा स्टार्ट किए, और एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे, और इसीलिए शायद हम लोग क्या कहते हैं ग्रो भी कर पाए इतना ज़्यादा। से प्रोजेक्ट कौन लाता, सेल्स कौन लाता, आप लाते हो? नहीं, मैं तो मेनली टेक्निकल देखता हूँ। प्रोजेक्ट लाना वाजिद का काम है। वाजिद मेनली मार्केटिंग का बहुत अच्छा उसको स्किल है इस चीज़ का, और वो सारे प्रोजेक्ट को वही हैंडल करता है, और इसीलिए हम शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अमन जी यार, बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।